अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको इसलिए तकलीफ दिया है, जैसा आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का असूल है कि जब भी हम अपने लोगों की बात करने जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो आके हम अपने लोगों को आपके वसातत से मुतल्ला करना चाहते हैं कि क्या बात हुई और किससे हुई और उसके नताइज क्या निकले। आपको मालूम है जो बात श्रीनगर में कहती है वही बात जम्मू में कहती है और वही बात दिल्ली में कहती है। हमारे लिए बयान बदलाने का कोई असूल नहीं है। हमारी सियासत सच पे मबनी है और सच ये है कि जो बात यहाँ करते हैं वही जम्मू में करते हैं, वही दिल्ली में करते हैं। अभी 24 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमें भी मदऊ किया गया था, हमने शिरकत की, लोगों के मसले मसाइल डिस्कस किए, पुरानी रियासत के बारे में बातचीत की, उन मुद्दों पे भी बात की जो हमारे लोगों के दिलों के नज़दीक हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप जो हमारे एक सुतून के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका डायरेक्ट एक रिश्ता भी है, मैंने कहा आप से भी बैठ के बात की जाए कि हमने बात क्या की, ताकि आप भी अपने अपने दिलों में जो आपके सवालात हों हमसे करें और मैं उनके लिए तैयार हूँ जवाब देने के लिए। मुझे खुशी है कि आज जब इम्पॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में हुई, हमने आज आपको यहाँ मदऊ किया जो इस पार्टी का ऑफिस इंशाल्लाह यहीं से फंक्शन करेगा अगले 10-12 दिनों में खुली। आज हमने कहा कि आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू की जाए, इस ऑफिस की शुरुआत भी होगी। आप हजरात जो भी सवाल पूछना चाहेंगे पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा और अगर कहीं मुझे लगेगा मुझे कुछ और बताना है। और अल्ताफ साहब, आपने ये नई दिल्ली में जो वज़ीर-ए-आज़म हिंद के साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने ये कहा कि मैं नई दिल्ली से ये वही चीज़ें मांगूंगा जो पॉसिबल है, लेकिन आपने ये कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं, एक नौकरियाँ और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में जो लोगों में खर्चा है, आपने कहा है कि वो आईनी तौर पर उसकी गारंटी दी जाए। क्या आपकी ये इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हिंद के साथ बात हुई? देखिए साहब, जैसे आपको मालूम है 8 मार्च 2020 को जिस वक्त हम लोगों ने पार्टी तश्कील दे दी, 3 कोर एजेंडाज हमने कहा कि हमने किस लिए पार्टी बनाई। एक था कि हमारी जो पहचान, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो डिग्निटी 5 अगस्त 2019 को छीन ली गई थी, वो है स्टेटहुड, एक स्टेटहुड को वापस लाने के लिए। दूसरा, हमारे लोगों में उस वक्त एक परेशानी थी कि अब जब 370 और 35A उठा तो उस वक्त लग रहा था कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि उनको कम्पीट करना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से। तीसरा था कि हमारी ज़मीनें अब हर एक आके पूरे हिंदुस्तान में से खरीद लेगा, तो ये भी एक परेशानी का विषय था। बाकी तो थे ही, डेवलपमेंट था, इकॉनमी बैठ गई थी, गिरफ्तार हुए थे, यूथ गिरफ्तार हुआ था, लीडरान गिरफ्तार हुए थे। जब हम वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने जब हमें 14 मार्च को मदऊ किया उनसे मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें उबारी। जो चीज़ें हमने उबारी उसमें पहली बात ये थी कि साहब शकूक है लोगों में कि आपने 370 और 35A को जो रिमूव किया, शायद आप डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों में ये शकूक है। तो वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने हमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता बयान भी निकला जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि ऐसी कभी नहीं होगी और ये सूरत हाल होने नहीं दी जाएगी। फिर हमने कहा साहब लोगों को खतरा है नौकरियों के बारे में और ज़मीनों के बारे में।
मैंने मीटिंग में भी शुक्रिया किया वज़ीर दाखिला का भी और NSA का भी, जिन्होंने पहल की कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए डोमिसाइल्स के लिए उसमें कुछ खामियां थी। पहले क्लास 4 थी रखी गई थी। 24 घंटों में अल्लाह ताला के फजल से अपनी पार्टी और मैंने वो चेंज कराया और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही रखी गई। इसी तरह ज़मीनों के हवाले से 5 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था 2019 के बाद। तो हमने पहल की कि नहीं, इसमें कोई प्रोटेक्शन हो जाए। 95% तो आप जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर की ज़मीनें। 5% इंडस्ट्री के लिए अभी उस पर ये कहते हैं वो खरीद सकते हैं। हमारा सवाल है साहब, उसमें उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल 95% आप कहेंगे। तो मैंने इस मीटिंग में वज़ीर से शुक्रिया भी किया और कहा कि साहब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर एक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। वज़ीर आज़म ने बात सुनी और मुझे उम्मीद है, जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग अपनी पार्टी के लोग कोई बात उठाते हैं तो हम उसको फॉलो भी करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई इसकी गारंटी भी ले लेंगे। ऑर्डर ही नहीं रखेंगे कि और गारंटी भी मिलेगी और वैसा हो ये कोई टेम्पररी मेजर भी ना हो। साहब, ये बात हो रही थी जैसे वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि पहले इंतखाबात होंगे, पहले डिलिमिटेशन होगी, हदबंदी होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद स्टेटमेंट के बारे में सोचा जाएगा। इस पर आपका क्या कहना था, आपने क्या बोला? देखिए, मेरा मौक़िफ़ मीटिंग में ये था कि मैंने कहा था साहब ये जो हमारा डीलिमिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मुल्क में 2026 में हो रहा है, इसे भी पोस्टपोन किया जाए। जैसे आपने आसाम और एक और रियासत में अभी इलेक्शन से पहले किया, तो उस पर वज़ीर दाखिला ने कहा साहब यहाँ चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, आसाम में सीटें बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए ज़रूरी करना है। मेरा फिर उनसे दरख्वास्त थी कि साहब इनको आप नॉमिनेट कर लीजिए। अगर 7 सीटें बढ़ रही हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपके सिख्स हैं, आपके पहाड़ी लोग हैं, गुजर लोग हैं, इनमें ये इनको नॉमिनेट करके पहले घर में, फिर 2024 में डिलिमिटेशन के बाद देन दिस कुड बी असाइन्ड। लेकिन इससे शायद उनको इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने कहा डिलिमिटेशन का काम होना है। तो मैंने कहा साहब फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यों मेरे लोगों में शकूक है वहाँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और शायद इसके ज़रिए से भी कोई डेमोग्राफिक चेंजेस करने का अफवाहें हैं। मैं कहा साहब कश्मीर में तो अफवाहें बहुत ज़्यादा है, जम्मू में भी अफवाहें हैं। तो इस पर वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन है उसमें पहले तो एसोसिएट मेंबर्स खाली मेंबर पार्लियामेंट्स थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या बीजेपी के थे और तो किसी पार्टी के नहीं। उन्होंने कहा हर एक रजिस्टर्ड पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और जिसने डीडीसी चुनाव में हिस्सा लिया है, अगर एक ही उनका इलेक्ट हुआ है, अगर एक ही मेंबर भी इलेक्ट हुआ, हर एक को 2-2 मेंबर हम एसोसिएट दे देंगे डिलिमिटेशन कमीशन। सो दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन पुट अप देयर ओन व्यू। तो आप लोगों को इस चीज़ की कोई ये शिकायत नहीं रहेगी कि साहब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा ये तो पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा, सो पब्लिक विल ऑल्सो बी फ्री टू से अगर कहीं पे गलत हो जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो सॉफ्टवेयर है इसका बना है, ये 2002 का बना है, हमने कोई इसमें नया नहीं, इसमें एक फॉर्मेट है जिसके तहत ये पॉपुलेशन है, तहसील यूनिट सही है, इसके हिसाब से। मेरी पार्टी का मानना है कि ये बहुत ही अच्छा एक जो इस मीटिंग के हवाले से अगर मुझे पूछा जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड वेलकम थिंग। कम से कम सभी लोग एसोसिएट रहेंगे इसके साथ। अगर सही हुआ तो सही लोगों को बताएंगे, सही हुआ जी, गलत हुआ तो लोगों को बताएंगे जी गलत हुआ। मेरी पार्टी का मानना ये भी है कि वी शुड नॉट गिव अ वॉक ओवर, जिसमें कल को कहें साहब वो तो उन लोगों ने किया, हमारी कोई चली नहीं। अगर नहीं चली कि वो भी बताएंगे अपने लोगों को, और अगर चली वो भी बताएंगे अपने लोगों को, क्योंकि ये 20-25 साल के लिए होता है। वन हैज़ टू थिंक 20 साल। और मुझे आज खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए, हम लोग पिछले 8-9 महीने से इस पर काम कर रहे थे, खुद भी हमने एक्सपर्ट्स कुछ लाए हैं। इंशाल्लाह वी विल प्रेजेंट अ सॉलिड केस बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स, और हमें उम्मीद है कि हम जस्टिस अपने लोगों के साथ दोनों डिवीजन में करवा पाएंगे। जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पे बने हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन अटैक्स चल रहे हैं, मीटिंग से पहले महबूबा जी ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी ज़रूरी है। क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि महबूबा जी का प्रस्ताव गलत है, पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए? देखिए साहब, हम मीटिंग के हवाले से देखिए मैं आपको बताऊंगा, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप अमर साहब से पूछ सकते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात हो।
सजाद साहब थे, बेग साहब थे, सब लोगों भीम सिंह जी से पूछ थे, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी ने की। क्या होनी चाहिए पाकिस्तान से बात? देखिए साहब, वो न मेरा डोमेन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डोमेन है, हमारा डोमेन डॉक्टर साहब जो 371 है क्या उसके लिए अपनी पार्टी 371 में समझा नहीं आप किसे। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करते हैं, आप उसको कोई भी 371 कहिए, 399 कहिए, कुछ भी नाम हो सकता है। हाँ, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का। हमने तो मुद्दा उठाया, आपने, मैं तो ये दिस इज वन ऑफ माय पॉइंट्स। स्टेटहुड करिए, ये इस पे करिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी हैं, मैंने ये भी मुद्दा उठाया, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए कि डोमिसाइल्स को ही हक हो उस पर। आपका यहाँ जैसे माइनिंग वाले हैं, रेत का है, पत्थर का काम, यहाँ हमारा कश्मीर का मशहूर है पत्थर का काम, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर का काम जाता है, और इसके साथ 8 लाख लोग मुंसलिक है। आपको मालूम होगा कि हमने पीछे जब हम पहला एजिटेशन किया, बहुत बातें कही गई कि अल्ताफ बुखारी आप सेंटर के खिलाफ आप बोल रहा है, शायद अंगूर खट्टे हो गए हैं, लेकिन बात अगर आपने लोगों की बात करने की, अंगूर खट्टे होने की तहमत है, तो हम वो तहमतें भी बर्दाश्त करने को तैयार है। बात तो वही थी, तभी तो 56 ब्लॉक अगर आपके रिलीज़ हो गए, लोकल्स के लिए हुए, जम्मू में 35 हुए, और भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों, अपने लोगों के लिए मैंने आपको कहा, जिस वक्त हम 8 मार्च को निकले तो सभी लोगों ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया, साहब बिक गए। तब भी मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, बेचने को रहा क्या था, कुछ नहीं रहा था। और मुझे खुशी है, हालांकि 2 साल हमने वेस्ट किए, हमारी क़यादत ने वेस्ट किए, वो बाकी सियासी क़यादत है। अगर 2 साल पहले अगर करना वही था जो हमने 8 मार्च को कहा, तो ये क्यों नहीं? 8 मार्च आपको अच्छा नहीं लगा था हमारा दिन, आप 8 अप्रैल करते, आप 8 मई करते, आप 8 जून कर लेते। कम अज़ कम हम लोगों को आज अपनी जो ग्रास, आज क्या दिक्कत है, ये लोग, मैं नहीं कहूँगा लोग चाहते हैं अल्ताफ बुखारी आए या XYZ आए, यहाँ लोग कहते हैं अवामी सरकार आए। अब वो किसकी भी आए, क्यों, शायद कड़वी दवाई दी गई ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जो आज लोग कह रहे हैं कि भैया हमें माफ़ करो, हमें तो अपनी सरकार हो, क्यों सुनवाई तो होगी कहीं आप सब। तो मेरा तो ये सवाल है कि हमने अपने लोगों को खुद ही क्यों तकलीफ दी 2 साल। अगर वही बात करनी थी जो हमने 14 मार्च को जाके की, जिस पे हमें एजाज़ मिला, आज मैं समझता हूँ शायद मुझे जो एजाज़ मिला, इनको अब लड़ना पड़ेगा कि इनमें से सी टीम कौन सी है, डी टीम कौन सी है, ई टीम कौन सी है। क्यों, अब तो हम बी टीम का खिताब नहीं छोड़ेंगे ना, क्यों, पहले तो इन्होंने हमें बी टीम, अब तो सब मुझे लगता है बी टीम सेट है। लेकिन क्योंकि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, मैंने दहाड़ लगाई साहब, इसको एक्सपीडाइट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में कंसेंसस आज बनेगा। क्यों, पार्लियामेंट का जो मुल्क का माहौल है, कंसेंसस की सियासत नहीं बन सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। मैंने दहाड़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला, मैं नहीं कहूँगा कोई जवाब मिला, लेकिन मैंने दहाड़ लगाई, बिल्कुल आई डिड स्पीक ऑन दैट। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल है, अगर देखा जाए यहाँ पर भीम सिंह ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पर कश्मीरी लीडर्स को बनाया। उनने बताया कि जो रियल इश्यूज़ थे वहाँ पर वो बात छेड़ी नहीं गई, जबकि ये लोग वहाँ पर चाय और थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए गए थे। उस स्टेटमेंट के लिए क्या कहेंगे आप? भीम सिंह जी हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, मुझे काफ़ी एहतराम है उनका। बड़ी खुशी की बात होती अगर भीम सिंह जी मीटिंग की ना इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रख के कोई बात कहते। वो तो भीम सिंह जी अभी हिस्ट्री के उन पन्नों में थे, वो कहते थे कि अभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। उनका सवाल ज़्यादातर उसकी तरफ है। हैविंग सेड दैट, सैर सपाटा इस गर्मी में शायद लोगों का शौक कम ही दिल्ली जाने का हो, अगर गुलमर्ग पहलगाम का हो तो मैं मान सकता हूँ कि सैर सपाटे के लिए वहाँ। लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं, वो कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कश्मीर में कुछ स्टेटमेंट नहीं आप मीटिंग का हिस्सा
देखिए हम इल्ज़ामात, अगर मैं इल्ज़ाम तराशी पे आ जाऊँ वो फिर गलत होगा, लेकिन 72 साल से आप सब जानते हैं, हम सब तो, मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आप जवानी की तरफ जा रहे हैं। आपने अपनी जवानी में वो कुछ देखा जो हमने आप बुढ़ापे में आके देखा। बात तो वही है कि सब हम सब जानते हैं कि कौन एक बात यहाँ कहते हैं, अंदर एक बात कहते हैं, बाहर जब प्रेस के पास आते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। फॉरगेटिंग दिस के साथ वहाँ तो 14 और लोग भी थे, छोड़िए कि वहाँ सब रिकॉर्ड भी होता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल शायद उनकी अपनी सियासत वैसी है। मैं तो आज भी अपने लोगों से, अपने कौम से ये कहूँगा जो हमारे लोग जो इन मुसीबतों से दो चार हैं, कि होशियार हो जाइए, कहीं फिर आप उसी इमोशनल पॉलिटिक्स में ना आ जाए जिसमें 6 महीने पहले आपको कहा गया बीडीसी इलेक्शन में वोट दे दो 370 लाएंगे। मुझे लगता है उसी दिन से वो भूल गए 370, जब उन्होंने इलेक्शन जीते। रिजल्ट से पहले कह रहे थे चोरियां हो जाएंगी, एक पार्टी के लिए ये इलेक्शन किए गए। अल्लाह का फजल है कि उन पार्टियों ने भी जीता जो ये कहते थे। अब अगर उनको कहेंगे कि आपके लिए इलेक्शन हुए थे, बहरहाल क्योंकि लोगों ने वोट दिए और लोग सरचश्मा होते हैं जमहूरियत में, we accepted what they decided। आज के दिन लोगों से गुजारिश यही होगी परख के वोट दें। इंदाब साहब आखिरी सवाल पूछना, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रेस्टोरेशन में है। क्या आपको लगता है कि अभी के हालात जिस तरह के श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, इज इट द परफेक्ट टाइम टू रेस्टोर डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर? मेरे भाई, अगर हम कहेंगे ये परफेक्ट आइडियल सिचुएशन, द लास्ट गन शुड फॉल साइलेंट, शुड वी वेट फॉर अनदर 50 years? They have been going through this for last 32-33 years. ग्राउंड पे क्या चाहते हैं लोग? आप मुझसे ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की बात सुनने के लिए, और लोगों के मसले बहुत बड़े नहीं होते। राशन पे, पानी का, बिजली का, बच्चा किसी का बात, यही है ना लोगों के आम मसले। तो यही है ना। यहाँ आपके मुलाजमीन हैं लेह में, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बात सुनता नहीं है, वापस नहीं लाता है। कौन करेगा ये बातें? क्या ब्यूरोक्रेसी, आपको लगता है कैन द ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट द पीपल? अगर ये गुनाह है कि लोगों की बात खाली डेमोक्रेटिक सेटअप ही कर सकता है, तो ये गुनाह बार बार करना चाहिए मुझे लगता है। क्यों? हमारे लोगों को तो उसी से कुछ मिलेगा। उन बेचारों की हालत तो वैसे भी देखे, 3 साल से कोई सुनवाई नहीं है। जैसी भी हो, जिसकी भी हो, ये नहीं कहता हूँ मैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ सब ब्यूरोक्रेट्स खराब होंगे, लेकिन जो एक पब्लिक नुमाइंदा समझ सकता है और जिस लहजे में वो उनका दर्द फील कर सकता है, मुझे नहीं लगता है वो एक ब्यूरोक्रेट कर सकता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट एक उसी दायरे में, फिक्स दायरे में चलता है, उसको उससे बाहर वो कहता है नहीं साहब मैं तो इससे बाहर निकलूंगा। थैंक यू सर।